हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। हम अब जो वीडियो बना रहे हैं, साथ साथ कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी दे रहे हैं और कंटिन्यूअसली जो जंतर मंतर पर हमारे पूर्व सैनिकों का जो एजिटेशन हो रहा है उसको भी हम वीडियोज को देख रहे हैं। तो ये मेरे कुछ कमेंट्स हैं और जंतर मंतर पर क्या क्या हो रहा है वो भी अपने हिसाब से हम बताएंगे और हम वहाँ के संयोजकों से यही प्रार्थना करेंगे कि इसमें किसी प्रकार से जो पॉलिटिक्स नहीं घुस पाए, ये टोटल अपॉलिटिकल हो। थोड़ी थोड़ी दो चार बातें हुई हैं, हम यहाँ से बता देंगे। और ऐसा नहीं है हम ही देख रहे हैं, दूसरे जो सैनिक हैं जो नहीं है देख करके बात भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा संगठन हो रहा है, बहुत बड़ा गैदरिंग हो रही है और इसमें स्वाभाविक सी बात है कुछ इधर उधर के लोग घुस भी सकते हैं और माना भी है कि हाँ घुस सकते हैं। तो पहले तो मैं आज जो ऑनररी नायब हैं उनकी मैंने एक्स और वाई ग्रुप जो जितना उनका पेमेंट नहीं है उसका कैलकुलेशन करके बताया कि आपको कितना पेमेंट होना है। तो उसके ऊपर देखने के बाद ये कोई सदाराम लकराजी हैं। लकराजी कहते हैं ये सपने दिखाना बंद करो, क्या फ़ायदा होगा, जो आ गया वही मिलेगा, बकवास करने से ये बढ़ने वाला नहीं, जवानों के लिए कुछ करो, पैसे बाद में कमा लेना, धिक्कार है। भाई सदाराम लकराजी, मैं तो ये पहली बात तो नहीं समझ पाया, आपके एक सेंटेंस का मैं उत्तर दूंगा। ये सपने दिखाना बंद करो। भाई आपको ये सकने लग रही है, मतलब आप ऑनररी नायब नहीं हो और ऑनररी नायब के हमने जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको बताए तो आपको सपने लग रहे हैं। किस प्रकार के स्वार्थी किस्म के लोग हो यार। क्या फ़ायदा होगा, जो आ गया वही मिलेगा। जब आप इतने ही संतुष्ट हो कि जो आपको मिल गया और वही मिलेगा, उसके बाद मिलना ही नहीं है कुछ भी, तो फिर आप ये क्यों बकवास कर रहे हो यहाँ पर। बकवास करने से ये बढ़ने वाला नहीं है। अब भाई मुझे तो नहीं समझ में आता कि 631 सर्कुलर जो भारत सरकार ने निकाला है, लीगल डॉक्यूमेंट है, वो एक बकवास है। जवानों के लिए कुछ करो, पैसे बाद में कमा लेना। भाई बताओ लकराजी, जवानों के लिए क्या करूं। मैं तो जिस दिन से वो आरोपी आई है, जवानों के लिए ही 6 महीने के सिपाही से लेकर के और जितनी उनकी सर्विस है हवलदार तक, सबका मैंने एरियर और वो पूरा का पूरा डाला हुआ है। मेहनत भी लगती है उसमें। अब मुझे पता नहीं यार किस किस्म के आदमी हो आप, मुझे अब कुछ कह तो नहीं सकता मैं आपसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी किसी ने कहा भैया तुम गाली बहुत देते हो। बोला साहब मैं तो यही सीखा ही कुछ भी नहीं है। अब आपका यार मेंटलिटी ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ, आप जानो सदाराम जी। उसके बाद एक हैं जगत भंडारी जी, वो कहते हैं दीवान सर, कारगिल युद्ध के बाद 2 वर्ष तक पेंशन में लगी रोक के बाद 25-26 साल तक की नौकरी करने के बाद भी ACP 2 के दायरे से बाहर रखा गया। अतः आपसे अनुरोध है जनवरी 2006 से पहले कि 25-26 साल के हवलदारों के मुद्दे को भी सरकार तक पहुंचाने में मदद कीजिएगा। जगत भंडारी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज नहीं लिया है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा फायदा जो होता वो हवलदारों को ही होता। और क्योंकि उनका 7th CPC में जो फिक्सेशन हुआ है 29,200, वो लगभग 2,000 रुपये बढ़ करके हुआ है। अदरवाइज 27,200 बन रहा था जो पीछे सबका बना है उस प्रकार से। लेकिन अब पता नहीं इन्होंने जो सिपाही ACP 2 हैं उसको ये पेंशन दे रहे हैं हवलदार की, तो शायद हो सकता है कि इन्होंने हवलदार की जो पेंशन है OROP की कम रखी हो, क्योंकि उनको इन्होंने मैच किया केवल और केवल जो ACP 2 हवलदार हैं उनसे। हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि हमने काफ़ी पॉइंट इसको उठाया है, हमने लेटर भी भेजे हैं और हम सबका ले रहे हैं, जितना भी जहाँ भी एनोमली दिखाई रही है। ऐसा कुछ नहीं है हम पर्टिकुलर अपना ही लेंगे या उनका ही लेंगे जो हमारे संपर्क में है, हम सबका ले रहे हैं और सबके हमने वीडियो बना भी रहे हैं। फिर ये बहादुर सिंह यादव, इनने पहले भी कहा था, कहते हैं सर गुड मॉर्निंग, आई एम रिटायर्ड सितंबर 2005, ऑनररी नायब सूबेदार ग्रुप बाई। बहादुर सिंह मेरे रिकॉर्ड SM से बात किया है कि सर्कुलर 631 और सर्कुलर 464 को लेकर SM साहब ने कहा है कि आप एक एप्लीकेशन लिखो, साथ में PPO और 631 और 464 सर्कुलर की एक कॉपी लगाकर भेज दो। बहादुर सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा
कि अब पता नहीं उन्हें क्या मांग रहे हैं और क्या नहीं मांग रहे हैं, काम तो ये उनका ही है। 631 सर्कुलर उनके पास होगा ऐसा तो है नहीं कि उनके पास है नहीं। और ये 631 सर्कुलर प्राइमरीली ये लागू होगा प्री 2006 वालों के लिए, क्योंकि इसके अनुसार जो ऑनरेरी नायब सदर हैं उनको रेगुलर नायब सदर के बराबर माना है। और चंडीगढ़ एएफटी का जो जजमेंट था वो 2006 से पहले वालों के लिए था, बाद वालों के लिए नहीं था। तो ये 631 उन पर लागू होता है। लेकिन जो एमओडी है डीएसडब्ल्यू ने 631 की जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है 568 वही दी है, उसके अलावा उनमें कुछ निकाला नहीं है। तो आपको पेमेंट तो रिकॉर्ड नहीं कर सका, रिकॉर्ड तो वही पेमेंट करेगा जो उनके लिए पीसीडी है या जो सर्कुलर निकालेगा, और उसी के अनुसार आपके ये पीपीओ वगैरह बनाएंगे। 464 सर्कुलर केवल और केवल ये पोस्ट 2006 के लिए है। और जो ये आपने 2006 के बाद जो रिटायर हो रहे थे ऑनरेरी नायब सदर और जो हवलदार एसीपी वही बन रहे थे, तो जैसे ये नायब सदर बनते थे तो इनका क्लासिफिकेशन पे और गुड सर्विस पे कट जाता था, इनकी पेंशन कम हो जाती। तो उसको ठीक करने के लिए ये कहा गया था। और मुझे नहीं लगता कि आपके केस में आपको इन्होंने डाउन किया होगा, लेकिन इन्होंने ऑनरेरी नायब सदर को हवलदार एसीपी बना करके उनके बराबर पेंशन कर दी थी। वो आपकी हो जाती तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती। और आज एक और बात पता चला मेरे को, किसी का मेरे व्हाट्सएप पे डाला कि उनको अभी जो बाई ग्रुप का 8330 है वो भी नहीं मिला है। और उन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस को लिखा है और रिकॉर्ड ऑफिस कहता है कि हमने क्या नाम बैंक को लिख दिया, और बैंक वाले कहते हैं वो आपका अकाउंट स्पर्श में चला गया। अब आप देख लो कितनी बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम तो यही मान के चलते हैं जो 631 में रेगुलर के बराबर मान लिया है आपको, तो फिर आप पे सब कुछ ये लागू होता है जो हमने आज वो डाला था। अब मैं ये है लास्ट का, और इसके साथ में जो जंतर मंतर पे धरना जो हो रहा है उसके संदर्भ में मैं यहाँ लेकर के चलूँगा। महोदय कृपया आप ही आगे करके आकर क्यों नहीं ओआरपी के मूवमेंट का नेतृत्व करने की कृपा करें, ये लड़ाई तो सभी की है, किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। शिव कुमार गांगेल साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंतर मंतर पर जितने भी लोग हैं सब नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए कोई खास आदमी की ज़रूरत है। बस ये है कि सब इकट्ठे बैठ करके एक फोरम बनाएं, अपने मुद्दों को रखें और सरकार को पहुंचाएं। क्योंकि सवेरे जब मैंने देखा तो कुछ ऐसी बातें हो रही थी, हमारे कुछ आदमी और हम भी काफ़ी दुखी थे कि वहाँ पे अडानी, अंबानी और क्या नाम है वो आरएसएस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई जिनका ओआरओपी से कोई लेना देना नहीं था। और उसको देखते हुए हमारे संगठन के कुछ लोगों ने कहा कि आप यदि 12 तारीख को वहाँ जाना चाहते हो तो साथ में जिन लोगों को जा रहे हो स्पष्ट बता देना कि जो हमारा धरना है बिल्कुल अपॉलिटिकल हो, इसमें सरकार या किसी व्यक्तिगत के हिसाब से न हो, क्योंकि वहाँ कोई भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। लेकिन शाम होते होते 7:40 पर मैं एक वीडियो देख रहा था, और वो कोई नायब सूबेदार थे, सरदार जी थे, उनका बोलने का तरीका और बात कहने का तरीका, और जो वहाँ पर जो पूछ रहा था जो अपना मीडिया का आदमी था, वो भी काफ़ी बातें बड़ी ईमानदारी से पूछ रहा था और कुछ बता भी रहा था कि आपको क्या करना है। और उनके जो बात कर रहे थे काफ़ी सजी हुई बातें थी, काफ़ी रीजनेबल बातें थी, अच्छा लगा। और उन्होंने ये माना कि हाँ कुछ लोग हमारे यहाँ घुस सकते हैं, कि बड़ा संगठन है और कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने माना कि हाँ हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो मतलब ओआरओपी का जो मुद्दा है उसको कर दे। तो हम तो बता ही सकते हैं संयोजकों से, सवेरे भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आपके ओआरओपी का जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत पवित्र मुद्दा है, इसको आगे चले और किसी प्रकार से लोग आकर के यहाँ उल्टी सीधी बकवास नहीं करें। एक श्रीमान जी, पता नहीं वो सैनिक थे या कौन थे, हो सकता है भूतपूर्व सैनिक हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हो, वो अग्निवीर के माध्यम से फौज में सारे आरएसएस के लोगों को भर्ती करा रहे थे। अब उन्हें ये पूछे भाई आरएसएस से क्या संबंध है वहाँ पे आपकी ओआरओपी से, आपको अपनी ओआरओपी की जो एनोमलीज हैं उनके बारे में बातें करें। और कुछ जो मीडिया के लोग हैं वो वास्तव में ही वहाँ घुस करके और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो है ना समझ लोग भड़क जाते हैं और कुछ लोग उनको बड़े आसानी से टरका देते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो संगठन चल रहा है शिव कुमार जी, ये अच्छा चला हुआ है और अच्छी नेतृत्व करने वाले लोग हैं। और बस मेरी तो एक ही ख्वाहिश है कि सारे जितने भी लोग जो 12 तारीख को आ रहे हैं या पहले बैठे हुए हैं, ये सब एक जगह बैठे, एक फोरम बनाएं और अपनी जो मांगे हैं
भारत सरकार के पास रखें। बस मेरी एक ही वो है कि जिस समय ये निगोसिएशन के लिए जाएं या अपने पॉइंट को रखें तो कम से कम ये लोग मुझे साथ में रखें, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा पता है और इनको हम बोलने नहीं देंगे किसी भी हालत में, क्योंकि ये इधर उधर टरकाएंगे और हम इनको टरकाने नहीं देंगे। बस अदरवाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेतृत्व करने की जहाँ तक बात है, हाँ वहाँ हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी अच्छे वक्ता हैं, सभी अपना नेतृत्व करने की क्षमता रखें, सारे लीडर हैं। अब देखो आगे क्या होता है। हाँ, मामला काफ़ी जटिल है, भारत सरकार चाहे तो बड़े आसानी से इसको सुलझा भी सकती है, और वही भारत सरकार को मिसगाइड करें इनके नीचे बैठने वाले नौकरशाह तो इसको आगे के लिए उलझा भी सकती है। ये दोनों ही काम है, ये लंबा भी खिंच सकता है और जल्दी भी हो सकता है, पर हम तो यही चाहेंगे और सभी यही चाह रहे हैं कि केवल और केवल जो OROP में जो विसंगतियां हैं उनको बिल्कुल पिन पॉइंट किया जाए, क्या क्या विसंगतियां हैं। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता कि हमारी OROP की विसंगतियों को दूर करो, आप बताइए कि OROP की विसंगतियां कौन कौन सी हैं, तब कहीं जा करके आप आगे चल पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।